हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। आज की क्लास में हम जॉइनिंग ट्राइंगल्स ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 104 पे है। तो जॉइनिंग ट्राइंगल्स का मतलब है, अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल को नॉर्मली कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो भी सीख, कुछ टाइप्स रह गए हैं जो आज की क्लास में हम और सीख रहे हैं। बट अगर हम दो ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दें तो भी तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, क्योंकि जो उसकी एक थर्ड साइड होती है वो दूसरे ट्राइंगल की थर्ड साइड से मैच हो जाती है, वो डायगोनल बन जाती है। तो दो ट्राइंगल से भी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ट्राइंगल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्केलेन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है? रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, क्या बनता है? तो वो चीज़ हम आज की क्लास में यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक, ज्वाइनिंग ट्राइंगल्स। फर्स्ट में कह रहे हैं, टेक टू कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको दो कटआउट्स लेने हैं, कार्डबोर्ड पे इन्हें बना के इन्हें कट कर लेना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर, दोनों यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, कैन यू ज्वाइन देम टू गेट क्वाड्रिलेटरल? क्या आप इनको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए? बिल्कुल, आप इजीली इनको ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाए। अब ज्वाइन तो हमने कर दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक हमारे पास यहाँ पर फोर साइडेड फिगर बन गई है जिसकी चारों साइड्स हमारे पास ये इक्वल आ गई। क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, जस्टिफाई योर आंसर। किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रोम्बस है, या फिर ये पैरेललोग्राम है? तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज सीखी थी, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और वही प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, जस्टिफिकेशन में एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, तो अगर आप देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन इसका ना एक ही डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा नहीं दे रखा। अगर दूसरा भी दे रखा होता तो मैं ये कह देती कि ये स्क्वायर है, अगर वो डायगोनल सेम होता तो। क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी थी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ की होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। बट यहाँ पर एंगल भी नहीं दे रखा और एक डायगोनल भी नहीं दे रखा, तो मैं इसे स्क्वायर नहीं कह सकती। तो फिर क्या है ये, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं? अगर वो स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है? रोम्बस होता है, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पर क्या है, रोम्बस। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, अगर आप उन्हें ज्वाइन करते हो तो जो फिगर आती है वो कौन सी आती है? वो रोम्बस की आती है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस? रोम्बस। तो इसका आंसर आपको मिल गया, जस्टिफिकेशन भी आपको करनी है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया रोम्बस। अब अगर मैं अपनी जस्टिफिकेशन में देखूं, तो उसमें मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर, इसकी सारी साइड्स इक्वल थी, ईच आउटर साइड इक्वल टू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जस्टिफिकेशन में लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसलिए ये रोम्बस है। दूसरा हमारे को डायगोनल एक दे रखा था यहाँ पर, बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते। और रही बात एंगल्स की, तो आप देख के पहचान पा रहे हो कि हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो फिर मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये वाले दोनों एंगल्स तो मेरे 60-60 होंगे, और ये दोनों एंगल्स जो मिले हैं ये 60-60 मिला के एक 120 बन गया होगा पूरा। तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना? तो इट्स इंटीरियर एंगल इज 60-60 एंड 120-120। क्लियर? तो आप जस्टिफिकेशन में सिर्फ एक पॉइंट भी लिख दोगे यहाँ पर, बिकॉज इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो भी चल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में कह रहा है, टेक टू कार्डबोर्ड आउट कटआउट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ साइड लेंथ 8-8-6। अब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दो लेने हैं, उनके कटआउट्स लेने हैं कार्डबोर्ड पे बना के, और उनको ज्वाइन कर लेना। व्हाट आर द डिफरेंट वे दे कैन बी ज्वाइन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल? आप उन्हें किन तरीके से ज्वाइन कर सकते हो? तो आप उन्हें दो तरीकों से ज्वाइन कर सकते हो, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। तो अगर आपने 6 सेंटीमीटर वाली साइड से ज्वाइन किया है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी।
लेकिन अगर आपने 8 सेंटीमीटर वाली साइड से ज्वाइन किया है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल। अब कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दिस, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स। पहले वाला अगेन देख के आपको पता चल रहा है ये रोम्बस बना हुआ है। दूसरे वाला इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है या रेक्टेंगल होता है। बट मैं इसको रेक्टेंगल नहीं कह सकती क्योंकि इसका एक डायगोनल और नहीं दे रखा, और दूसरा इसका हर एक एंगल नहीं पता मुझे 90 डिग्री है या नहीं। बट पैरेललोग्राम के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, एडजेसेंट साइड्स का सम 180 होता था एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे। ठीक है ना। तो उसमें जो मेन एंगल्स थे, इंटीरियर एंगल्स, उनकी बात नहीं थी, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो दोनों फिगर आपको पता चल गई, फर्स्ट वन इज रोम्बस, सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम। तब आपको उसको भी लिखना है यहाँ पर। तो मैं एक बार यहाँ नाम दे देती हूँ, इसका रोम्बस है, इसकी जस्टिफिकेशन मैं आगे लिख दूंगी। ठीक है, और ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ऐसी इसकी जस्टिफिकेशन आगे लिख दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले रोम्बस वाले की लिख देगी। उसके रोम्बस है ये, क्यों है? क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम था वो, क्यों था पैरेललोग्राम की? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल थी आपके पास, है ना। कॉस इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब कह रहे हैं टेक टू कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल। अगेन आपको दो ट्राइंगल्स बनाने, उनके कटआउट्स लेने, बट इस बार आपने वो स्केलन ट्राइंगल बनाया जिसकी तीनों ही साइड्स अलग अलग होती हैं। 9 एंड 12 यहाँ दोनों दे रखे हैं। कह रहे व्हाट आर द डिफरेंट वे दैट यू कैन ज्वाइन देम टू गेट अ कोऑर्डिनेट। अब इसको आपको खुद से ज्वाइन करना, उन्होंने ज्वाइन करके क्या कितने डिफरेंट वेज हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इसे दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, बताती हूँ कैसे। बात करें, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द ट्राइंगल। जस्टिफाई योर आंसर व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई अ कोऑर्डिनेटर। कह रहे क्या आप पहचान पाए कि किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को मिला के एक कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेटर बनता है। हमने ये जान लिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमारा रोम्बस, आइसोसेलेस ट्राइंगल से हमारा रोम्बस, पैरेललोग्राम दोनों बन सकता है। डिपेंड करता है हम उसे कौन सी साइड से ज्वाइन कर रहे हैं। सिमिलरली स्केलन ट्राइंगल से हमारे पास क्या बनता है। देखो यहाँ पर 6, 9 और 12 है, तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, वो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। पहला तरीका है आप उसे ज्वाइन करो 6 सेंटीमीटर। ज्वाइनिंग अलोंग द साइड 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाली साइड बीच में आ जाएगी और बाकी की साइड्स जो है वो साइड में रहेंगी। तो जब 6 सेंटीमीटर वाली साइड्स बीच में है, यहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर से आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अगर मैं उसे 6 सेंटीमीटर वाली साइड से ज्वाइन करूंगी ना, तो वो एक ऐसी कुछ काइट की शेप ले लेगा। क्लियर। तो आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ लिख देनी है। अभी हम काइट और ट्रेपीजियम, ये वाला टॉपिक हमने किया नहीं है आज की क्लास में, ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, काइट एंड ट्रेपीजियम। तो फिलहाल के लिए जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ मैंने लिखी है, एक बार सिर्फ उसे समझ लो, फिर जब अभी हम टॉपिक समझेंगे तब उसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो आपसे यहाँ कह रहे हैं ज्वाइनिंग अलोंग द साइड 6 सेंटीमीटर। अगर आप 6 सेंटीमीटर से ज्वाइन करते हैं तो द टू इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर विल बी एडजेसेंट इन द फाइनल फिगर। दिस गिव टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सो द शेप इज काइट। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मुझे काइट की पता चलती है कि अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक के बाद एक साइड, ऐसे जो बनेगा ना काइट, ये वाली एक के बाद एक साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल, तो वो काइट कहलाती है। ये काइट की एक प्रॉपर्टी है जो भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। नाउ द जस्टिफिकेशन इज इन अ काइट टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल एंड आर द अदर टू कॉन्सिक्यूटिव। Here each triangle provide one pair of equal side। तो आपको वो ट्राइंगल जो है वो इक्वल साइड प्रोवाइड कर रहा है, वो साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो इसका मतलब वो काइट है। लेकिन अगर आप उसे 12 सेंटीमीटर से ज्वाइन करते हो तो वो आपके पास कुछ ऐसा ना एक ट्रेपीजियम शेप ले लेगा, ऐसे बन जाए, अगर आप 12 सेंटीमीटर की साइड से ज्वाइन करते हो तो।
So the two long bases align to form the shape. Opposite sides are not equal. केस में अपोजिट साइड्स जो है वो दोनों नहीं इक्वल होंगी, मतलब ये वाली तो इक्वल होंगी बट ये दोनों नहीं इक्वल होंगी. एंड ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. ये सिर्फ पैरेलल कहलाएगा ये वाला. दिस फॉर्म अ ट्रेपीजियम. तो ये क्या कहता है? ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर होता है, वो होता है पैरेलल. मतलब ये वाली साइड जो है वो पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है. ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये पैरेलल साइड्स होती हैं. बस ये अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होती हैं. तो ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है जो कि अभी हम आज की क्लास में ही आगे समझने वाले हैं. फिलहाल आपको ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लेना. अब जब हम इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे तो और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने काइट एंड ट्रेपीजियम उसी टॉपिक पे जो अभी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया. तो काइट हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर? वन ऑफ द वे द टू ट्राइंगल ऑफ साइड 6, 9, 12 सेंटीमीटर कैन बी ज्वाइन टुगेदर इज द फॉलो. आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे. एक तरीका ये आपके पास. ठीक है, तो जो वो काइट वाला था उसमें आप ये वाली फिगर ड्रॉ कर लोगे. तो देखो इसकी एडजेसेंट साइड्स जो है वो मेरे पास इक्वल आ गई हैं. क्लियर? तो कह रहे हैं दिस क्वाड्रिलेटरल लुक लाइक अ काइट. काइट की तरह दिखता है. ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. एक चीज आपने नोटिस की कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है, मतलब जो एक के बाद एक साइड है, वो इक्वल लेंथ की है. तो काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी लेबल्ड ABCD सच दैट AB इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू DA. तो कह रहा है काइट एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड मतलब AD जो है वो DC के इक्वल है और AB जो है वो BC के इक्वल होगी. Property 1 of kite is in the kite show that the diagonal BD bisect angle ABC and angle ADC. जो ये diagonal है BD, ये क्या कर रहा है? जो ये एंगल है ABC, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है. अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30-30 हो जाएगा. सिमिलरली इसको भी इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बाइसेक्ट द डायगोनल AC दैट इज OA इज इक्वल टू OC. और डायगोनल को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है कि जो OA है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा. तो एक डायगोनल काइट का, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुश्किल है. ये एक डायगोनल काइट का ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है और जो ये लाइन जा रही है इसको भी बाइसेक्ट करता है, बराबर पार्ट्स में बांटता है. मतलब अगर आपके पास AC 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे. ठीक है, अब एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, और ये इन पे परपेंडिकुलर होता है. हिंट, इस ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल COB, क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? हाँ, इनकी दोनों ये वाली साइड्स इक्वल आ जाएगी, ये वाली साइड्स इक्वल आ जाएगी और ये एंगल इक्वल आ जाएगा. तो दो साइड एक एंगल से आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट है. नाउ द ट्रेपीजियम काइट की बस इतनी सी प्रॉपर्टी थी कि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और उसका जो डायगोनल होता है वो एंगल्स को प्लस जो दूसरी साइड डायगोनल होता है उसको बाइसेक्ट करके जाता है, परपेंडिकुलर होता है उसको. ठीक है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है? पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड. पैरेललोग्राम जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. वी गेट अ न्यू शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ वी रिलैक्स दिस कंडीशन. ट्रेपीजियम हमें एक नई शेप मिल जाती है क्वाड्रिलेटरल की अगर हम इस कंडीशन को हटा दें, तो वो मिलती है ट्रेपीजियम की. अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट. अब पैरेललोग्राम में तो दोनों साइड्स पैरेलल होती है ना. जैसे कि ये वाला एक पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होगी, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. पर ट्रेपीजियम में से ये कंडीशन हट गई है. अगर आपके पास सिर्फ ऐसे एक 4 साइडेड फिगर है और उसकी सिर्फ ये साइड पैरेलल है बट ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो ट्रेपीजियम है. ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, मेजर द बेस एंगल मार्क्ड इन द फिगर. अब आप रैंडमली एक ट्रेपीजियम बनाइएगा और इन एंगल्स को मेजर कीजिएगा कि कितना आया. कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम. क्या आप ये वाले रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं बिना मेजर करे? देखो कैसे. सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी. तो अगर ये वाला 50 डिग्री का एंगल है तो ये 130 डिग्री का एंगल होगा. क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है या फिर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम 180 होता है. तो अगर आपको ये वाला एंगल पता है जो कि आप ऑलरेडी मेजर कर चुके हो बनाने के बाद, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो.
सिमिलरली जब ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितना भी ये वाला एंगल होगा 180 में से माइनस कर दोगे तो ये क्यू वाला एंगल आ जाएगा। अगेन ये को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं क्यों, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी वन ऑफ द ट्रेपीजियम इज एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो अभी हमने समझा कि को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर लिख दी, दोनों एंगल्स का सम 180 हो। यूजिंग दिस फैक्ट द रिमेनिंग एंगल्स कैन इजिली बी फाउंड। फैक्ट से अब आप सारे एंगल्स को जो भी बच गए उन्हें फाउंड कर सकते। वेरीफाई योर आंसर आफ्टर फाइंडिंग दैम। तो आप उन्हें निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, जो भी एंगल आपका है उससे निकाल देना। When the non-parallel side of trapezium have same length, the trapezium is called isosceles triangle. Very important point एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो मार्क कर लीजिए। जब भी ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ये वाली, जैसे कि पी एस एंड क्यू आर, अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स जो है ये अगर इक्वल है, मान लो ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, ये नॉन पैरेलल ही सॉरी हमेशा नॉन पैरेलल ही रहेंगी क्योंकि इसमें एक ही पेयर पैरेलल होता है। बट अगर बाई चांस ये इक्वल होती है, ये ट्रेपीजियम जो है वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल शो होती है, ठीक है। तो खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी एक चीज होती है जो आज हमने यहाँ जान ली है। क्लियर। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन भी। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सॉरी ट्रेपीजियम ट्राइंगल नहीं था, UVWX। अब आपको एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है इस नाम से, जिसमें आपको UV जो है वो पैरेलल होनी चाहिए XW की। मतलब अगर आप नॉर्मली एक रफ फिगर यहाँ पर मैं उस ट्रेपीजियम की ड्रॉ कर दूं, तो ये UVWX, ये दोनों साइड तो पैरेलल होनी चाहिए और ये नॉन पैरेलल साइड है बट इक्वल होनी चाहिए। बस इस एंगल को मेजर करना है मुझे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मार्क X एंड W सच दैट UX इज इक्वल टू VW। UX ये वाला जो है, ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के इक्वल हो। मैंने क्या किया, रैंडमली एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने मान लिया ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है जिसको मैंने UV नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, यहाँ पर भी एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, इनको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो कटिंग पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तो 5-5 हो गई ना, मेरे को यही साइड तो इक्वल प्रूफ करनी थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाना था। तो बस आपको ये पहले यहाँ कट लगा देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम। अब आप क्या करो, सिर्फ एंगल यू को मेजर कर लो, उससे आप एंगल एक्स तो निकाल ही सकते हो 180 में से माइनस करके, ठीक है ना। अब बाकी के रह गए दो एंगल्स। तो डज इट अपीयर दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, डज इट अपीयर दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर आप यहाँ देखो एंगल यू एंड एंगल वी आर ऑल्सो इक्वल, कैन वी फाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हेयर। क्या हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं ट्राइंगल बना के। कंसिडर्ड लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड परपेंडिकुलर टू यूवी। अब यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझिएगा, कह रहे हैं आपसे कंसिडर, सबसे पहली बात उसने आपसे पूछी कि जो ये इसकी अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल आ रही है, नॉन पैरेलल जरूर है बट ये इक्वल साइड है, तो आपका जो एंगल यू है वो एंगल वी के इक्वल होगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ट्राइंगल के अंदर कि अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या इस केस में ऐसा होगा, या फिर क्या इस केस में मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊं ट्राइंगल बना के। तो कंसिडर्ड लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड। अब आप ये वाली लाइन सेगमेंट्स देखो, एक्स वाई यहाँ पर है ये, ठीक है, ये रही, एंड डब्ल्यू जेड परपेंडिकुलर टू यूवी। हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यूवी वाली लाइन पे, तो ये दोनों 90-90 डिग्री के एंगल्स हो गए और यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आ गए। सिंस एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यूवी, यूवी के ये पैरेलल था, ये तो हमें पता था क्योंकि ट्रेपीजियम की एक साइड पैरेलल होती है, तो ये वाली साइड पैरेलल है। तो एंगल ए आप कैसे निकाल लोगे, 180 माइनस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर दोगे इसे। क्यों, जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ कि जो एक्स वाई है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर बनाया,
जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा एंगल ए। सिमिलरली एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। सेम रीजन लगा दिया। सिंस द इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू 90, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दो एंगल्स 90 है और ये दो एंगल्स 90 है, तो इस ट्रेपीजियम के अंदर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि रेक्टेंगल का ही हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल होती है। स्क्वायर नहीं कह सकती क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ इट कैन बी शोन दैट ट्राइंगल यू एक्स वाई यू एक्स वाई, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एक तो ये दोनों साइड्स मेरे पास इक्वल है, ठीक है। एक मैं कह सकती हूँ मेरे पास ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के आ जाएंगे। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये किस स्ट्रेट लाइन पे ही बन रखा है, 90 हो जाएगा यहाँ पर। और तीसरी चीज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स वाई है वो डब्ल्यू जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ मुझे तीन चीजें इजीली मिल पा रही है। और ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ प्रूव कर चुकी हूँ कि ये पूरा जो है मेरे पास ये वाला जो पूरा है, यहाँ पर देखो एक बारी, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है ना, अब ये दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल यू जो है वो एंगल वी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तो मेरे को यही यहाँ पर प्रॉपर्टी थी मेरे पास कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो क्या उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी इक्वल होते हैं एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में भी अपोजिट एंगल्स मेरे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जान ली ट्रेपीजियम की। वो क्या जानी, in an isosceles trapezium the angle opposite to equal sides are equal। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी, एक तो उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं एक ही उसमें पैरेलल साइड्स होती है, एक नहीं होती, और अपोजिट साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है जो उसके अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर। तो ट्रेपीजियम और काइट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब उससे रिलेटेड यहाँ एक फिगर इट आउट के क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल आपके पास 11 क्वेश्चंस है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को प्लस इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।